स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग स्टार्ट करने हैं पॉलिटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है संवैधानिक विकास का पार्ट 1 आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए पहले पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं फटाफट रिवीजन में। ठीक है ना। और इस रिवीजन सेशन का बस यही मकसद होगा कि सर ने जिसको 1.5 घंटे में पढ़ाया है उस चीज़ को हम लोग 15 मिनट में गायत्री मंत्र के रूप में फटाफट इसको रिवीजन कर ले। ठीक है ना, ताकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग के दिमाग में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गणेश भगवान का नाम लेके जय। स्टार्ट करते हैं सर यहाँ पे इस ग्राफ से ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाह रहे थे कि स्टूडेंट का क्या होता है। ग्राफ शुरू में तो बहुत एक्साइटेड रहता है बहुत ज़्यादा, फिर जैसे जैसे क्लास आगे जाता है डेप्थ जाता है धीरे धीरे मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमको। शुरू से क्या करना है, थोड़ा धीरे धीरे हल्के पेस से चलना है लेकिन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी जिसको हिंदी में राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, हिंदी में राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसका इतिहास क्या था कि मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई थी उस समय आदि मानव था। ठीक है, उस समय कच्चा मांस खाता था लेकिन धीरे धीरे आविष्कार हो गया आग का, पहिया का, धातु का। आग में, ठीक है ना, तो आग पे मांस को पकाने लग गया, फिर पहिया मिल गया तो गाड़ी से ढोने वाला ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो गया। और धातु का यूज़ तो धातु का माने कि मेटल का क्या कहते हैं कि आविष्कार कर लिया। कांसा तांबा लोहा माने फेरस हो गया, कॉपर माने कॉपर हो गया, और क्या ब्रॉन्ज, इन सब का आविष्कार कर लिया था। ठीक है ना, तो फिर धीरे धीरे औजार बनाने लग गया। औजार बनाने के साथ साथ पशुपालन करने लग गया और पशुओं को का शिकार करने लग गया और कृषि करने लग गया। और धीरे धीरे जब कृषि होने लगा बृहद मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग गया तो उनको अस्थायी निवास बनाने लग गए। और अस्थायी निवास बनाए तो आपसी संघर्ष बढ़ गया। तो आपसी संघर्ष जब बढ़ा तो उसको सुरक्षा और समाधान निकालने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। तो फिर व्यवस्था का निर्माण हुआ, उसी को राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य का आवश्यक तत्व क्या होता है किसी भी राज्य को। राज्य का इसका यहाँ का मतलब है कि कोई भी कंट्री माने कि जैसे भारत है, भारत एक राज्य है। ठीक है ना, जहाँ पे क्या क्या हो, जनसंख्या हो। उसका 4 आवश्यक तत्व क्या होता है। जनसंख्या होता है, पहला क्या होता है, जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो। एक निश्चित भूभाग हो, उस पर पहले तो होगा निश्चित भूभाग होना चाहिए। ठीक है ना, उस पर गवर्नमेंट होनी चाहिए, उस पर जनसंख्या और संप्रभुता होना चाहिए। 4 चीज़ होनी चाहिए। ठीक है ना, कि अगर निश्चित भूभाग है, एरिया होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, गवर्नमेंट होना चाहिए, फिर संप्रभुता होना माने आंतरिक एवं बाह्य रूप से निर्णय लेने की स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक है ना, स्वतंत्र विदेश नीति होना चाहिए, उसका पॉपुलेशन होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ हो गया। आगे बात करते हैं कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं किसको है, तो किसी भी राज्य की नीति या शासन को प्रचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज को संविधान कहते हैं। ठीक है, किसी का जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उसके साथ क्या बोलते हैं मैनुअल मिलता है ना, यूजर मैनुअल। उसी तरीके से किसी देश को चलाने के लिए जो यूजर मैनुअल होता है उसी को संविधान कहते हैं। ठीक है ना, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान यूएसए का है, लेकिन यूएसए में मात्र आर्टिकल 7 ही है। लेकिन अपना भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है ना, के एम मुंशी ने संविधान को राज्य का आत्मा कहा। ठीक है ना, के एम मुंशी साहब थे, मुंशी साहब। ठीक है ना, उन्होंने कहा था कि संविधान को राज्य का आत्मा बोला। ठीक है ना, राज्य का आत्मा किसको बोला, संविधान को बोला। किसने बोला, के एम मुंशी साहब ने बोला। ठीक है ना, और अब आगे बात करते हैं कि संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे कैसे हम लोग कैसे कैसे क्या बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले चार्टर्ड एक्ट आया। पहले तो ये समझते हैं कि चार्टर्ड एक्ट और भारत शासन अधिनियम में क्या अंतर है। चार्टर्ड एक्ट उसको बोलते हैं वह कानून जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लागू किया गया वैसा नियम जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया उसको चार्टर्ड एक्ट बोला जाता है। और भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसको कहा जाता है, वह कानून जो भारत ने EIC के बाद मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो लागू किया गया। ठीक है, तो उसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कब से कब तक था, 1773। याद कर लीजिए 1773। ठीक है ना, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हम लोग संविधान जब तक लागू हुआ है तब तक हम लोग उसको बोलते हैं संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास का हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, तो 1773 से के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 26 जनवरी 1950 जब तक संविधान लागू हुआ है वहाँ तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बात करते हैं कि पहले तो जानते हैं हम लोग कि 1600 ईस्वी में क्या हुआ था। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था कि ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी। शुरू में 15 साल का ही अनुमति मिला था। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद बात करते हैं कि
23 जून 1757, ठीक है ना, 23 जून, सबको याद है कि 23 जून 1757 को क्या हुआ था, 1757 को, 23 जून 1757 को, ठीक है ना, माने 1857 का क्रांति हुआ था, उसे 100 साल पहले मान लीजिए ना मोटा मोटी। तो 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल भर से ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है ना, बंगाल भर से ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसका लीड ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कौन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, ठीक है ना। और फिर 1764 में 1764 ईस्वी में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें क्या कहते हैं कि बंगाल प्लस अवध प्लस मुगल, मैं तीन, एक तरफ कौन सा, तीन, बंगाल अवध मुगल, बंगाल अवध मुगल, बंगाल अवध और मुगल, ये तीनों एक तरफ थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा था कौन, हेक्टर मुनरो कर रहा था, जिसको और जीता कौन इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था, ठीक है। फिर 1765 में 64 में तो ये हुआ बक्सर का युद्ध, ठीक है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ कि बंगाल अवध और मुगल एक तरफ था और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ था, और जीता कौन था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, ठीक है। और फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है ना, जिसको किसने किया, क्लाइव ने किया। फिर बंगाल में, उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन, ड्यूअल सिस्टम लग गया, ठीक है ना। अब ड्यूअल सिस्टम के जो जनक हैं उसको लियोनस कार्टियस को बोला जाता है, किसको कहा जाता है, लियोनस कार्टियस को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, बंगाल अभी का जो पश्चिम बंगाल है वो नहीं था, उसमें उसके अंतर्गत कौन कौन आता था, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये सब उसमें आता था, ठीक है ना। बंगाल क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये उपजाऊ भूमि था और भू राजस्व बहुत ज़्यादा आता था। तो इसमें क्या हुआ था, जब भारत में बंगाल में जब द्वैत शासन लगा था, इसमें क्या दो भाग में बांट दिया गया, एक तो पूरे के पूरे शासन को, बंगाल के शासन को एक बांट दिया गया राजस्व माने दीवानी कार्य में, जो रिवेन्यू, जो पैसा वैसा वाला मैटर जितना है वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद रख लिया। व्यय एक्सपेंडिचर, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों का खर्चा बाकी दे दिया, कहाँ के, वहाँ के नवाब को दे दिया। तो बताइए, सारा पैसा आप रखिएगा, आप जितना घर का एक्सपेंडिचर वाला है दूसरे को दे दिए, तो बहुत गलत हो गया। तो बात करते हैं, तो 1764 1765 समझ में आ गया, 65। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, ईस्ट यूके में ब्रिटिश क्राउन का, फिर धीरे धीरे क्या किया कि अब समझ में आने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो गई थी व्यापार करने, लेकिन यहाँ तो कुछ और कर रहा है, तो यूके की ब्रिटिश क्राउन ने उस पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना चालू कर दिया। और उसी के में क्या हुआ कि अधिनियम आने लग गया। उसी क्रम में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, किसको रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 ईस्वी में क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। नोट में है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, क्लाइव थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है ना। फिर 1774 में बंगाल में, 1774 में एक साल बाद, 1773 के बाद 1774 में अगले साल ही बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, जैसे जो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ उसमें 1+3 का सिस्टम था, 3 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजा इम्प्रे थे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के जनरल के अधीन कर दिया गया, माने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी था उसको भी बंगाल के प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो चौथी बात हुई, ठीक है ना, वो है बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 4 सदस्य शामिल किए गए, माने बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके कार्यकारिणी में 4 सदस्य को शामिल किया गया, ठीक है ना। उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे, ठीक है ना। कौन थे, 1773 में लॉर्ड नॉर्थ माने उत्तर, माने उसको उत्तरदायित्व था, माने जिम्मेदारी था, तो भाई लॉर्ड नॉर्थ माने उत्तर, बस ऐसे याद कर लीजिए, लॉर्ड नॉर्थ उत्तर, ठीक है ना। उत्तरदायित्व, ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भी मनमानी करेगा तो उत्तरदायित्व किसका होगा, है, परमिशन तो ब्रिटिश क्राउन नहीं दिया है तो उसी का उत्तरदायित्व होगा, तो वही उत्तर था, लॉर्ड नॉर्थ याद हो गया। फिर 1784 के बाद, 1773 के बाद 1784 में कुछ हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है ना। उसमें प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया के कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया, ठीक है ना। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारिक कार्य को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया, जिसका नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा। और राजनीतिक कार्य, जो कि राजनीतिक कार्य है, वो उसका नियंत्रण मंडल, जिसको
बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। उसको क्राउन महारानी के हाथ में चला गया, ठीक है। नोट में लिखा हुआ है कि 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी के एक्ट में, जो जब 1857 का क्रांति हुआ उसके बाद जो आया था 1858 का एक्ट, उसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अतः BOD यहाँ नोट में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों समाप्त हो गया, ठीक है ना। फिर आगे वाला बात 1784 के बाद क्या हुआ, 1813, ठीक है ना। 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया, 1813 का चार्टर्ड एक्ट आया, और जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। अपवाद में चाय और चीन के साथ व्यापार को लागू कर दिया गया। इसको भी बाद में कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। पहली बार शिक्षा के लिए 1813 के चार्टर्ड एक्ट में 1 लाख रुपया का आवंटित किया गया, ठीक है ना। और पवित्र खंड माने कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरियों को अनुमति मिल गई, ठीक है ना। कब, 1813 में। 1784 में तो ईस्ट इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद 1813 में, ठीक है। आगे बात करते हैं पवित्र खंड नीति कब, 1813 के बाद 1833 में। 20 साल बाद क्या हुआ, 20 साल बाद तो 1833 चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के फिर से भारत का संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल, ठीक है ना, विलियम बेंटिंक का, अच्छा बैटिंग करता था तो वही भारत के पहले गवर्नर विलियम बेंटिंक को बनाया गया। और दास प्रथा का अंत हो गया, अंत हो गया था शायद 1828 और 28 में हुआ था शायद, ठीक है ना। नहीं, एक मिनट। तो दास प्रथा के अंत के लिए अधिनियम लाया गया, ठीक है ना। नोट, दास प्रथा का अंत फाइनली कब हुआ, लेकिन शुरुआत तो बैटिंग के समय में हो गया था, लेकिन क्या हुआ कि 1843 में एलिन बरो ने किया, ठीक है ना। दास प्रथा का पूर्णतः समाप्त, माने कि स्लेवरी का पूर्णतः समाप्त 1843 में एलिन बरो ने किया, ठीक है। पहली बार मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। पहली बार मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया 1813 में किया गया, ठीक है। आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय। जल्दी बंद